अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज़ ग्रेट नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इस टॉपिक को समझना इंतहाई ज़रूरी है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? जनरल फिनोमिना हमने पढ़ा कि जब कभी प्राइसेस अप होती हैं तो डिमांड कम हो जाती है। मार्केट का एक जनरल फिनोमिना है। लॉ ऑफ डिमांड इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब कितनी चेंज होती हैं, व्हाट डिग्री ऑफ चेंज आती है डिमांड के अंदर, वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक हो गया जी। तो इलास्टिसिटी को जब हम डिफाइन करेंगे तो इलास्टिसिटी है क्या? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस in the change in quantity demanded in response to the change in price। प्राइस में तब्दीली की वजह से जो डिमांड तब्दील होती है वो कितनी तब्दील होती है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, यानी कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस in change in quantity demanded in response to the change in price। राइट, यानी कि कितने चेंज क्या आता है, कितने परसेंट चेंज आया है, वॉल्यूम क्या है चेंज का, वो हम इलास्टिसिटी के थ्रू मेजर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, इलास्टिसिटी की कुछ टाइप्स हैं। यानी कि जो डिमांड है वो हमेशा सिर्फ प्राइस एक फैक्टर है जिसकी वजह से अप एंड डाउन होती है। इसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर प्राइस जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है। तो अगर हम इलास्टिसिटी को देखना चाहें, इलास्टिसिटी को हम मुकम्मल तौर पर एवलेबरेट करें, समझें, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की वजह से जो चेंज आता है उसको फिर हम डिफरेंट टाइप्स का नेम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्राइस की वजह से चेंज आया तो उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। अगर इनकम की वजह से चेंज आया तो हम उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। और अगर सब्स्टिट्यूशन गुड्स की वजह से, मिसाल के तौर पर सब्स्टिट्यूशन गुड्स का मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया है मार्केट के अंदर, कि प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया है मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली क्या होगा कि कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड तब भी चेंज होगी। तो उसकी वजह से जो तब्दीली आती है उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम मेजर करना चाहें, हमें कैसे पता लगेगा कोई प्रोडक्ट मोर रिस्पॉन्स दे रही है, कोई प्रोडक्ट लेस रिस्पॉन्सिव दे रही है, या इक्वल टू यूनिटी दे रही है, या डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अगर दोनों प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो चेंज है वो सिमिलर हो, यानी कि उनका वॉल्यूम, यानी कि प्राइस में चेंज का वॉल्यूम और डिमांड में वॉल्यूम, जो चेंज का वॉल्यूम है, अगर वो सिमिलर हो तो उसको इक्वल टू यूनिटी कहते हैं। अगर प्राइस के अंदर तब्दीली थोड़ी है, डिमांड के अंदर रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि थोड़ी सी प्राइस चेंज करने से डिमांड बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब है मोर देन यूनिटी है, हाई मोर प्रोडक्टिव इलास्टिक प्रोडक्ट्स हो गई हैं। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि मोर प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, जो ताइशात जिनके बगैर गुजारा है ज़िंदगी, जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती है, वो प्रोडक्ट्स जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये मोर इलास्टिक होती हैं। अगर इनके प्राइसेस अप एंड डाउन हो तो जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो जाता है, छोड़ देता है, या परचेज़ करना शुरू कर देता है। ये उनके नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स के अंदर इजाफा हो जाता है। इट्स मीन दैट जो मोर इलास्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो ताइशात हैं। इसी तरह से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं। लेकिन ये हम वर्बली बातें जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इनको मेजर करेंगे, हमें एक्चुअल कैसे पता लगेगा, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आया ये प्रोडक्ट मोर इलास्टिक है या नहीं है, ये लेस इलास्टिक है या नहीं है। तो इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। उनमें पहला एक्सपेंडिचर, यानी कि जब मेथड्स की बात करूंगा, मेथड्स टू मेजर
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी, उसमें पहला जो मेथड है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट मोर इलास्टिक है कि लेस इलास्टिक है। टोटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले एलेबोरेट कर लूँ कि वो क्या होता है, किस तरह से हम ड्राइव करते हैं। ये एक मार्कर है, इसकी प्राइस 10 रुपीज़ है। 5 यूनिट्स इसके अगर मैं मार्केट से परचेज़ करता हूँ तो इस पर जो टोटल एक्सपेंस आता है वो 50 रुपीज़ है, राइट। अब क्या होता है कि अचानक ही जो है प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, 10 रुपये से 5 रुपये पे आ जाती है, ठीक है जी। प्राइस डिक्रीज़ करने से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। पहले मैं 50 रुपये में 5 यूनिट परचेज़ करता था, अब मैं 50 रुपये में 10 यूनिट परचेज़ कर सकता हूँ। इट्स मीन दैट मेरी परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड मेरी इंक्रीज़ कर गई। तो टोटल एक्सपेंडिचर के थ्रू हम एवेल्युएट कर सकते हैं कि आया ये प्रोडक्ट मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। सिंगल स्टेटमेंट जो है वो मैं इसको आपको एलेबरेट करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, यानी कि डिग्री जो हमने पढ़ी है, इक्वल टू यूनिटी, मोर देन यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी, 3 डिग्री हैं। सपोजिंगली मैं कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस जो है वो है 5 रुपीज़ और क्वांटिटी डिमांडेड उसकी है 10। टोटल एक्सपेंडिचर उसका जो है वो क्या बनेगा, 5 × 10 50, राइट। प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज नाउ 5 to 10, दैट्स इन रिस्पॉन्स द क्वांटिटी डिमांडेड विल रिड्यूस, वो क्या आएगी 5। टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ जाएंगे 50। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इस तरह से चेंज हो कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहें तो उसको हम इक्वल टू यूनिटी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं लेस इलास्टिक की एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेस इलास्टिक का मैंने क्या बताया था कि लेस रिस्पॉन्स, प्राइस के अंदर चेंज के मुकाबले में जो डिमांड के अंदर चेंज है वो क्या हो, लेस रिस्पॉन्सिव हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि प्राइस पहले 5 थी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी 10, टोटल एक्सपेंडिचर कितना 50, प्राइस 10 रुपीज़ तक पहुँच गई, 5 टाइम्स, यानी कि 100 टाइम्स, 5 के ऊपर 5 100 टाइम्स इंक्रीज़ कर गई। 100% इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड लेस रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लेस देन यूनिटी की। तो ये मैं कह देता हूँ कि इसके अंदर रिस्पॉन्स थोड़ा है, 8 है, तो इट्स मीन टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गए 80। गॉट इट। तो अब ये क्या है कि ये लेस देन यूनिटी है। अगर प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड इस तरह से डिक्रीज करे कि टोटल एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज कर जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, लेस देन यूनिटी। इट्स मीन दैट कि प्राइस के मुकाबले में क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा है, कम है। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेके जाएंगे कि वो पूरे जो टेबल्स हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इधर मैं बताता हूं कि आपको इक्वल टू यूनिटी में क्या होगा, इक्वल टू यूनिटी में होगा व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी, प्राइस इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, टोटल एक्सपेंडिचर आपके कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इट्स मीन दैट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से प्राइस डिक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी और टोटल एक्सपेंडिचर फिर आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। गॉट इट। इसी तरह से इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन यूनिटी की हम बात करते हैं, तो लेस देन यूनिटी में क्या होगा, लेस देन यूनिटी का क्या मतलब है कि डिमांड के अंदर तब्दीली जो है प्राइस के मुकाबले में कम है, रिस्पॉन्स जो मार्केट से है वो डिमांड के अंदर चेंजिंग का कम है। तो लेस देन के अंदर हम ये करेंगे कि अगर आप प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये प्राइस जब इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी यानी कि प्राइस का जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा है, प्राइस बढ़ने से
डिमांड के ऊपर थोड़ा फ़र्क आया है। इट्स मीन दैट कंज्यूमर अभी भी बाउंड है उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए। इट्स मीन दैट हर इंडिविजुअल का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो एक ये इसी तरह से अगर प्राइस आप रिड्यूस करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। इसके नतीजे के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। इसकी एग्जांपल भी सेम है कि प्राइस जब हम तब्दील करते हैं, प्राइस थोड़ी सी तब्दील करने से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो मार्केट के अंदर कंज्यूम होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है बहुत सारी फैमिलीज़ उस क्लास के अंदर आ गई हैं कि नाउ दे कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट, सो दैट इज़ वाई दे विल add in the consumption of the product. So that is the reason behind it, that whenever the prices of a commodity will be decline, it's mean that more consumption will be more consumption will be occur in the market, and what will be the effect of that on total expenditure, that they will be reduced. Got it? इसी तरह से अगर मैं elasticity of demand greater than 1 की बात करता हूँ, इट्स मीन दैट ग्रेटर देन का मतलब है प्राइस के अंदर जो चेंज है वो थोड़ा है, लेकिन डिमांड के अंदर जो चेंज है वो ज़्यादा है। प्राइस का जो रिस्पॉन्स, प्राइस के मुकाबले में जो डिमांड का रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका इफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या पड़ेगा, तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि जब आप प्राइसेस को क्या करेंगे, रेज करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड आपके डिक्लाइन करेगी, तो इससे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएंगे, आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्राइस को अगर हम डिक्रीज करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज कर जाएंगे। सो दैट इज द मेथड्स थ्रू विच through the total expenditure method we can calculate the elasticity of demand. So that are the facts. Basically you have to focus on that effects. You इन effects के through आप बता सकते हैं कि more elastic है या less elastic है। Got it? इसी तरह से दूसरा जो method है वो है percentage method। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड में क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं कि प्राइस के अंदर कितने परसेंट चेंज आया है और डिमांड के अंदर कितने परसेंट चेंज आया है। उस परसेंटेज की कैलकुलेशन की बेस के ऊपर हम बता सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम एक एग्जांपल वही लेते हैं कि हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को लिया 5 रुपीज़, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं दैट आर 10 एंड 5। अब इनके हम परसेंटेज किस तरह से ड्राइव करेंगे, 5 रुपये पे 5 रुपये इंक्रीज कर गए। ठीक है, यानी कि चेंज क्या आया है, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 5, और चेंज इन क्वांटिटी क्या आया है, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 से 5 -5। इट्स मीन दैट आर -5। तो पहले मैं इसकी परसेंटेज निकालता हूँ प्राइस की। 5 रुपये से प्राइस बढ़ के 10 रुपये हो गई। चेंज कितना आया, जितना चेंज आया है 5 रुपीज़ का, ठीक है, और प्राइस हो कितनी गई है, ठीक है, कितने पे 5 रुपये का चेंज आया, 5 रुपीज़ के ऊपर। चेंज इन क्वांटिटी ऑन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से क्रॉस हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा, 100% आ गया। यहाँ पे देखेंगे प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो गई। कितनी थी क्वांटिटी डिमांडेड, 10 थी, चेंज कितना आया, 5 का, -5 का चेंज आया। इट्स मीन दैट -5 रिड्यूस होने के बाद प्राइस कितनी हो गई, 5 रुपीज़ हो गई। इस चीज़ के अंदर आपने थोड़ा सा अपने आप को मोर स्पेसिफाइड रखना है, एक्यूरेट रखना है कि जब प्राइस के अंदर आपने चेंजिंग लिया तो इनिशियल प्राइस आप ले रही हैं, ले रहे हैं आप P1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि प्राइस के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गई है, ठीक है, तो आपने जो सेकंड क्वांटिटी होगी जो कि चेंज हो चुकी है, परसेंटेज तो हमने उसकी निकालनी है जो चेंज हो चुकी है, वो कितने परसेंट चेंज आया है, तो वो क्या करेंगे हम, -5/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज आल्सो 100%। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब इसकी इलास्टिसिटी निकालेंगे तो 100% डिवाइडेड बाय 100% दैट इज 1, तो इक्वल टू यूनिटी हो गया। इसी तरह से हम
टेबुलर फॉर्म के अंदर मोर देन यूनिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और लेस देन यूनिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास आता है मेथड इसको मेजर करने का, दैट इज नोन एज फार्मूला मेथड्स। फार्मूला मेथड में दो तरह के फार्मूले हम यूज़ करते हैं। आर्क इलास्टिसिटी के लिए एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी के लिए एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ होता है। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? सबसे पहले हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करेंगे। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, if there is a big change, there is a visible change in quantity demanded in response to the visible change or big change in price, प्राइस में भी तब्दीली बढ़ी हो और क्वांटिटी डिमांड में भी तब्दीली बढ़ी हो, तो उसको हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि एक ह्यूज डिफरेंस हो, ठीक है, चेंज जो आए दोनों के अंदर चेंज आए, एक बड़ा चेंज आए, उसको आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। उसको मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या है? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 P2 प्लस P1। P2 Q सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे Q2 क्या है। चेंज होने के बाद प्राइस क्या हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं उस टेबल को ही हम एग्जांपल बनाए, क्वांटिटी डिमांडेड और हम प्राइस को लेते हैं 5, 10, 10, 5, तो दैट इज P1। प्राइस चेंज होने के बाद P2, दैट इज Q1 आफ्टर चेंजिंग Q2। ठीक है, वैल्यूज़ हम क्या करेंगे? पुट करेंगे और निकाल लेंगे कि हमारे पास क्या है। मिसाल के तौर पर Q2 हमारे पास क्या है? 5 माइनस 10, तो कितना आ गया? -5, 5 प्लस 10 15 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, 10 माइनस 5 5 डिवाइडेड बाय 15 -5 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 5 -1। माइनस किस चीज़ को? नेगेटिव रिलेशन को शो करेगा। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सो क्या हुआ? इक्वल टू यूनिटी आ गया। इट्स मीन दैट मोर इलास्टिक में भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे और निकाल लेंगे, और लेस इलास्टिक में भी हम इसी तरह से करेंगे। तो ये आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। इफ देयर इज अ बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस, अगर दोनों के अंदर बड़ी तब्दीली हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इसके ही साथ एक पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड if there is a minor change, point change in quantity demanded and in price, यानी कि प्राइस में तब्दीली और क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली अगर माइनर सी हों, पॉइंट्स के अंदर हों, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज अ लिटिल बिट माइनर चेंजिंग इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इन चेंज इन प्राइसेस। गॉट इट? मिसाल के तौर पर टेबल को, उसमें हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड करने के लिए क्या फार्मूला है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय P। दैट्स अ सिंपल फार्मूला। सो टेबल को हम लें क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 5 पे 10 थी, 5.5 हो गई, प्राइस चेंज होने के बाद 5.5 हो गई, ठीक है, इंक्रीज़ की है। इट्स मीन दैट चेंज होगा। इसको मैं ले आता हूँ 9 पे। गॉट इट? अब देखें कितनी चेंज हुई है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन QD अगर मैं निकालूं तो वो कितना है? -1 है, और चेंज इन प्राइस अगर मैं निकालूं तो वो क्या है? 0.5 है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं फार्मूले के अंदर, चेंज इन -1, गॉट इट, -1
ओवर क्यू कितनी चेंज हुई है, चेंज होने के बाद क्या आ गई है, 9 पे आ गई है, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितनी है 0.5, प्राइस कितनी थी 5 थी। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा -1/9 मल्टीप्लाई बाय 5/0.5, ठीक है। तो 5 तकरीबन 4.5 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास -5 एंड दैट इज़ 4.5। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय 10 9, तो ये आ जाएगा 1.11 समथिंग। इट्स मीन मोर देन इलास्टिक, यानी इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ये हो गया पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसके साथ ही पहले आपको 2 टाइप्स जो हैं वो और डिस्कस करनी थी हमने, जिसमें हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सब्स्टिट्यूशन। इनकम की वजह से तब्दीली, ये मैं ऑलरेडी एलिब्रेट कर चुका हूँ कि इनकम की वजह से अगर आपकी डिमांड चेंज होती है तो उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का भी डेफिनेटली फार्मूला है, जिस तरह से चेंज इन प्राइस का फार्मूला है इसी तरह से चेंज इन इनकम का फार्मूला है। मिसाल के तौर पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम ओवर इनिशियल इनकम, ठीक है। तो सिंपल सा वही फार्मूला है, इनकम की प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। इसी तरह से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अगर मार्केट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो उसकी वजह से जो डिमांड में तब्दीली है उसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी ऑफ ए ओवर क्वांटिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ बी। तो क्या मतलब है कि प्राइस बी की चेंज हुई है तो उससे ए की क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। प्राइस बी की चेंज होने से ए की क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है, या प्राइस ए की चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ बी पे क्या फ़र्क पड़ा है, वो जो भी फ़र्क होगा वो हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूले के अंदर तो हमारे पास उसकी डेरिवेशन आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि ये लेस इलास्टिक रही है या मोर इलास्टिक रही है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस टॉपिक को पढ़ने की क्या है, क्यों हम इस टॉपिक को जो है वो हमारे लिए जो समझना, बीइंग ए इकोनॉमिस्ट और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हमें क्यों ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को समझें। देखिए जी, जितनी भी प्राइसिंग पॉलिसीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है या कोई भी फर्म बनाती है, वो इस टॉपिक को एनालाइज करके बनाती है। आफ्टर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी विल बी एबल to analyze our product, that whether we have to raise the prices or we have to decline the prices। हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमने प्राइस को बढ़ाना है या कम करना है, और या बढ़ाने से क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले बिजनेसमैन के लिए इसका फ़ायदा ये होगा कि उसको पता लग जाएगा कि उसकी प्रोडक्ट किस नेचर की है। अगर तो मोर इलास्टिक उसकी प्रोडक्ट है, मोर इलास्टिक का मतलब है कि वो थोड़ी सी प्राइस अगर इंक्रीज़ करेगा तो बजाय जो अगर उसने इस प्राइस को बढ़ाना है इस एम के साथ कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ कर जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब वो थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर जो है वो उसकी प्रोडक्ट से शिफ्ट हो जाएंगे किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ या उसको छोड़ देंगे। इट्स मीन दैट जो उसका गोल है वो नहीं अचीव हो पाएगा। इसी तरह से अगर लेस इलास्टिक है तो दे हैव द मोनोपोली टू इंक्रीज़ द प्राइसेस, बिकॉज उसको पता है कि मार्केट के अंदर रिस्पॉन्स जो है वो चीज़ें जो है उसका कंपेटिटर नहीं होगा या किसी और बुनियाद के ऊपर वो चीज़ बुनियादी ज़रूरियात की हामिल है, ठीक है। तो उसकी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगी तो वो थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ कर सकता है। गॉट इट। तो एक तो तरीक़ाकार ये हो गया, मतलब जो बिजनेसमैन है उसके लिए एक इसका बेनिफिट हो गया। दूसरा, जब गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है, गवर्नमेंट समटाइम रिलीफ देना चाहती है लो लेवल लो वेज रेट क्लास को या लो लेवल इनकम लोगों को, गरीबों को, वेलफेयर की तरफ गवर्नमेंट का मेन एम होता है वेलफेयर। तो गवर्नमेंट किन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाए जिसकी वजह से जो गरीब है या जो आम इंसान है या जो लो वेज रेट तबका है
उनको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको हम किस तरह से लेस अफेक्टेड कर सकते हैं बाय टैक्सेशन। तो एक तो ये है। दूसरा, गवर्नमेंट समटाइम कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने जो टारगेटेड होते हैं टैक्सेस के, उनको अचीव करना चाहती है। उनको मिसाल के तौर पे इसका एग्जांपल है कि जो सिगरेट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है, ठीक है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, जब उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, और वो है भी लेस इलास्टिक, क्यों है, क्योंकि एडिक्टेड पीपल ज़्यादातर पीते हैं, ठीक है, स्मोक करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जब गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी तो वो अपने अहदाफ कंप्लीट कर सकती है, अपने अहदाफ को बढ़ा सकती है। प्राइसेस उसकी आप करने के बावजूद जो उसके एडिक्टेड पीपल हैं दे विल कंज्यूम इट, ठीक है, वो उसी तरह से उसको कंज्यूम करेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर क्या कर सकती है, अपने अहदाफ को बढ़ा सकती है। तो जब पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है तो उस सूरत में भी क्या करती है, इलास्टिसिटी डिमांड को को मद्देनज़र रखती है। इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जब हम इस टॉपिक को जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो तब भी हमें जो है वो ये टॉपिक क्या करता है, फ्रूटफुल होता है। हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है, क्योंकि हम कम्पीट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया के साथ, तो जो लेस इलास्टिक प्रोडक्ट है वहाँ पर हमारे पास चांस होता है कि हम उसकी प्राइसेस को रेस करके अपने रेवेन्यू को या फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा सकें। लेकिन अगर हम ऐसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दें जो कि लेस इलास्टिक, जो कि मोर इलास्टिक है, इट्स मीन दैट प्राइस बढ़ाने से हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे दुनिया को, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज बजाय सरप्लस में जाने के वो डेफिनेटली किस में जाएगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना ज़रूरी है। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जब आप इस चीज़ को एनालाइज कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि वेदर यू हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस और नॉट। गॉट इट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड आल्सो कमेंट्स। खुदा हाफिज़।